कंसेप्ट ऑफ लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट, लोड लाइन की अवधारणा तथा प्रचालन बिंदु। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बीएससी में कई बार पूछा जाता है। सो यहाँ हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को लेके चलेंगे। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम होता है ये, जब उस पर कोई भी सिग्नल अप्लाइड नहीं किया जाता। मैंने बताया था कॉमन इमीटर का अगर अपन आउटपुट ग्राफ देखें, तो ये देखो आउटपुट ग्राफ के अंदर हम आईबी इनपुट करंट होती है, जिसकी रेंज होती है माइक्रो एम्पियर में, और आउटपुट करंट हमको आईसी मिलती है, जो कि हमको मिलती है मिली एम्पियर में। तो मैंने आपको बताया था कि इनपुट आप माइक्रो में दे रहे हो, आउटपुट आपको मिली में मिल रहा है। इसका मतलब कितना ज़्यादा गुना करंट बढ़ के हमको मिल रही है, यानी कि एम्प्लीफाई होकर मिल रही है। तो क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन में सिग्नल एम्प्लीफाई हो जाता है, इसलिए हम इसको एज़ एन एम्प्लीफायर यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कॉमन इमीटर में जो ट्रांजिस्टर होता है उसको एम्पलीफायर कहते हैं, क्योंकि वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। बाकी दो कॉन्फ़िगरेशन में हमको ऐसा एम्पलीफिकेशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने फ़िलहाल कोई सिग्नल नहीं दिया है। तो जब कोई सिग्नल नहीं देते हैं, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं शांत अवस्था, क्यूसेंट कंडीशन, क्यूसेंट स्टेट, ठीक है? शांत अवस्था बोलते हैं जब हम सिग्नल कोई अप्लाई नहीं करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि फिर ये क्या है? ये जो बैटरीज़ लगाई हुई है, ये बायसिंग के लिए लगाई हुई है, क्योंकि कॉमन इमीटर में आप जानते हैं कि 2 जंक्शन हमारे पास होते हैं, ठीक है? एनपीएन में हमको पता है यहाँ पर 1 जंक्शन है, यहाँ पर 1 जंक्शन है। और एम्पलीफायर की तरह जब वो काम करता है, तो हमने देखा है कि ये जो फर्स्ट वाला जंक्शन होता है, वो होता है फॉरवर्ड बायस, और ये जो दूसरा वाला जंक्शन होता है, वो होता है रिवर्स बायस। तो हमें बायसिंग देने के लिए बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो वीबीबी है, ये इनपुट जंक्शन को, या इनपुट जो यहाँ पे जंक्शन बन रहा है पीएन, उसको फॉरवर्ड बायस में रखती है, और ये जो दूसरी वाली बैटरी है, ये दूसरे वाले जंक्शन को रिवर्स बायस में मेंटेन करके रखती है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे बनाया हुआ है। तो सपोज ये हमारे पास एनपीएन का ट्रांजिस्टर है, तो ये एन हो गया, ये पी हो गया, और यहाँ पे एन हो गया। तो बेस जो हिस्सा है वो किससे जुड़ा हुआ है? पी टाइप से है। तो अगर हमें इसको कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए? बी और ई के बीच का। ध्यान रखिएगा, बी और ई के बीच का जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, क्योंकि देखो ये इमीटर होता है और ये यहाँ पे बी, और ये वाला जंक्शन कैसे होता है? फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है एक्टिव रीजन के अंदर। तो फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए ये वीबीबी बैटरी लगाई, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बेस से जुड़ा हुआ है, और बेस भी क्या है? पी टाइप। तो पी टाइप जब पी टाइप से जुड़ा हुआ हो गया, तो जंक्शन कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे जंक्शन की, जो किस-किस के बीच में है? सी और बी के बीच में है। तो यहाँ पर सी टर्मिनल जो है वो कौन-सा है? एन टाइप का है, एन टाइप मटेरियल से बना हुआ है। अगर हमें इसको रिवर्स बायस में रखना है, तो इस एन को हम किससे अटैच करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको एन टाइप से जोड़ दिया, जिसकी वजह से ये जो दूसरा जंक्शन है वो कैसा हो गया? रिवर्स बायस स्टेज पे हो गया। इसका मतलब ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में है? एक्टिव रीजन के अंदर काम कर रहा है, और अपन को पता है कि ये रीजन बीच में होता है हमारा एक्टिव रीजन। और ये सैचुरेशन में क्या होता है कि दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं। कट ऑफ में क्या होता है कि दोनों ही जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाते हैं। तो हमें एक्टिव रीजन के अंदर करना है, क्योंकि एम्प्लीफिकेशन हमें उसी के अंदर मिलता है। अब अगर आपको पता चल रहा होगा कि एक्टिव रीजन के अंदर ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं एज़ कम्पेयर टू सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन के अंदर। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ अपन ने प्लॉट किए हैं, ये किस-किस के बीच में है? आईसी और वीसीई। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कॉमन इमीटर के आउटपुट ग्राफ की, जो कि किस-किस के बीच में ड्रॉ किया जाता है? आईसी और वीसीई। अब यहाँ पर वापस से आ जाइए एक बार, जब हमने नो सिग्नल अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है आरबी, ध्यान रखिएगा, ये आईबी करंट को कंट्रोल करता है। क्योंकि हम जब बाइसिंग देते हैं यहाँ पे और सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो जो आरबी रेजिस्टेंस है वो आईबी करंट को कंट्रोल करता है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है आरएल, वो लोड रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। जो भी हम इनपुट देंगे उसका एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर उसका एम्प्लीफिकेशन कर देगा। एम्प्लीफिकेशन के बाद में जो हमें मिलेगा वो यहाँ पर आरएल के अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उस पोटेंशियल को अपन मेजर करते हैं। यहाँ पर 2 सिंबल और बनाए हुए हैं, वीसीई और वीबीई। तो वीसीई आपको बताता है कि सी और ई टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन वीसीई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली बी और ई टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे अपन वीबीई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ गया। वीबीबी और वीसीसी बैटरीज है जो कि डायोड को बाइसिंग देगी, और वीसीई और वीबीई टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें, सो आप देखो एक बार कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमको कितना दिया
दिया हुआ है, VCE दिया हुआ है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सो सपोज़ हम नीचे से ऊपर चलते हैं, तो नीचे से आप ऊपर चलोगे तो पहले पोटेंशियल कितना आ जाएगा? VCC। और फिर यहाँ पर IC की डायरेक्शन देखो, NPN के अंदर करंट की डायरेक्शन मैंने बता रखी है कॉमन एमिटर में, आप देख लीजिएगा IC अंदर की तरफ होती है, ठीक है? सो IC जब जाएगी यहाँ से और ये पॉजिटिव है यानी कि IC यहाँ से निकली होगी और फिर IC जब RL में से जाएगी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? IC इंटू RL हो जाएगा और पोटेंशियल ड्रॉप को हम हमेशा क्या लेते हैं? माइनस साइन में। तो यहाँ से देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब हम पहुँचेंगे तो हमारा पोटेंशियल गिरकर कितना हो जाएगा? VCC माइनस IC इंटू RL, इतना पोटेंशियल हमारा हो जाएगा। और ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल है जो कि किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? VCE से। तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? VCE के बराबर हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा-सा रीअरेंज अगर अपन करें तो क्या अपन को ये इक्वेशन मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। तो VCC की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इस इक्वेशन से अगर अपन IC निकालें तो IC हमको ये मिल जाएगी। ओके? अब देखिए सपोज़ ये हमारा है Y, ये हमारा है M, ये है X प्लस C। तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन का बन रहा है। Y इज़ इक्वल्स टू MX प्लस C आ रहा है, पर क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस MX आ रहा है और माइनस MX प्लस C का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये लाइन होती है Y इज़ इक्वल्स टू माइनस MX प्लस C का ग्राफ। आप चेक कर लीजिएगा X और Y की वैल्यू पुट कर करके। तो हमें यहाँ पर जो लाइन मिल रही है वो कुछ इस तरह से मिल रही है। तो ये जो लाइन अपन ने यहाँ पर ड्रॉ करी है, एक रेड लाइन है और एक ब्लैक लाइन है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो थोड़ी सी देर में एक्सप्लेन करती हूँ। अभी आप ब्लैक लाइन को ध्यान से देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है DC लोड लाइन। सो ये जो लाइन खींची हुई है इसमें जो Y एक्सिस आपने माना था वो किसको माना था? IC को माना था। और जो आउटपुट के ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं उसमें IC कहाँ पर होता है? Y पे होता है, ठीक है? और यहाँ पर हमने X किसको माना है? ये देखो VCE को माना था। और जो आउटपुट के ग्राफ होते हैं उनमें X एक्सिस पे क्या होता है? VCE होता है। यानी कि इन्हीं दो एक्सिस के बीच में जिनमें हमें आउटपुट के ग्राफ मिलते हैं, उन्हीं दो एक्सिस के बीच में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है और उस लाइन को हम कहते हैं DC लोड लाइन। कब कहा जाएगा? ध्यान रखिए इस लाइन को DC लोड लाइन, जब ये लाइन आउटपुट ग्राफ के साथ ड्रॉ की जाएगी। आउटपुट के ग्राफ ड्रॉ किए हैं पहले अपन ने ट्रांजिस्टर के लिए, उसके साथ में जब अपन ये लाइन प्लॉट करेंगे तो इस लाइन को कहते हैं DC लोड लाइन। तो आपको समझ में आ चुका है कि ये जो इक्वेशन होगी दिस इज कॉल्ड DC लोड लाइन। ये DC लोड लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। इसका स्लोप क्या है? tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास कितना है? -1/RL, जैसा कि आपको यहाँ मिल रहा है। ये Y और एक्सिस को कहाँ-कहाँ कट करेगी, ये कैसे निकालते हैं? तो देखो इसने कहाँ काटा है? Y को कहाँ काटेगी? VCC/RL। ये कैसे निकालते हैं? X की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो जो लोड लाइन की इक्वेशन हमको मिली है वो हमको मिली है ये, आप देख लीजिए एक बार। इसमें अगर x एक्सिस को 0 करो तो x आपका क्या है? VCE है। अगर VC को 0 कर दोगे तो y एक्सिस पे आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ रहा है? VCC/RL, इसलिए y को ये कहाँ काट रहा है? VCC/RL। सिमिलरली y 0 कर दोगे तो x का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो जब IC को 0 कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास VCE की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? VCC के इक्वल आएगी। इसलिए जहाँ पर ये इस पॉइंट पर काटती है, इस पॉइंट पे, है ना? सॉरी, ये देखो यहाँ काटा हुआ है। ये इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाया और ये लाइन इसको काटेगी तो यहाँ लिखा हुआ है VCC। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? तो x एक्सिस को ये कहाँ पर काटेगी? VCC पर, और y को कहाँ पर काटेगी? VCC/RL पर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये है पूरी हमारे पास लोड लाइन। अब DC लोड लाइन और AC लोड लाइन क्या होती है? तो जब हमने यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं अप्लाई किया हुआ होता है उस वक्त हमें जो लाइन मिलती है उसे हम कहते हैं DC लोड लाइन। लेकिन जब हम यहाँ पर कोई सिग्नल अप्लाई कर देते हैं तो सिग्नल अप्लाई करने से आपके पास क्या होगा कि इनपुट पे आपने कुछ सिग्नल दिया है। सिमिलरली क्योंकि ये पूरा सर्किट तो क्या काम कर रहा है? केवल एम्पलीफायर का काम कर रहा है। तो आप इनपुट लगाओगे, एक तो आप इनपुट सर्किट अटैच करोगे। सपोज आप इनपुट दे रहे हो कोई सिग्नल, उसको इसने एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने के बाद ये बाहर कहीं पर भेज रहा है। तो सपोज अगर ये बाहर कहीं पर भेज रहा है उस जिस सर्किट में आपको नीड है, यानी कि 2 डिवाइसेस कनेक्ट कर रखी है आपने एम्पलीफायर से। ये अपना एम्पलीफायर सर्किट हो गया, ठीक है? यहाँ से अपन ने इनपुट दिया और आउटपुट पे यहाँ पर अपन कोई दूसरा सर्किट लगा देते हैं जिसमें अपन को यूज आ रहा है वो सिग्नल जो कि एम्पलीफाई होने के बाद आएगा। इट मींस इनपुट सिग्नल इसमें गया, बढ़ गया, और बढ़ा हुआ सिग्नल सपोज आपको यहाँ जरूरत पड़ रही है बड़े हुए सिग्नल की, तो आप ये सर्किट सीधा सीधा किससे जोड़ोगे? एम्पलीफायर से जोड़ोगे। जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो सर्किट का रेजिस्टेंस और ये जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का सबसे बाहर का रेजिस्टेंस कौन सा था? लोड रेजिस्टेंस। मैंने कहा था कि जो एम्पलीफाइड वोल्टेज होगा वो हमें कहाँ पर मिलता है? RL के सिरों पर मिलता है। अगर हम RL के सिरों पर
ना लेके दो जो बाहर हमने दूसरा सर्किट अटैच किया है उस सर्किट पे अगर अपन वो वोल्टेज लेते हैं तो वो वाला सर्किट और ये लोड रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनका रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल हो जाता है। इट मीन्स ये हमारा लोड रेजिस्टेंस था, लेकिन हमको जो सिग्नल चाहिए वो इस सर्किट में चाहिए, तो हम इस सर्किट को इसके साथ जोड़ देंगे। इसको सब जोड़ देते हैं तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है, सपोज आर रेजिस्टेंस है, ये आर और आरएल फिर क्या हो जाते हैं एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाते हैं। कोई भी 2 रेजिस्टेंस जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस होते हैं R1 और R2 तो वो ऐड हो जाते हैं और ऐड होने से उनका वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन यही रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में रख देते हैं, तो इनका वैल्यू घट जाता है। तो अगर हम सिग्नल यूज़ करते हैं इनपुट पे और आउटपुट पे कोई दूसरी डिवाइस यूज़ करते हैं, तो उस डिवाइस का रेजिस्टेंस इस लोड के साथ मिलके रिजल्टेंट जो लोड रेजिस्टेंस है, सपोज RL प्राइम हो चुका है अब, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो लाइन हमको मिली थी उसका स्लोप हमको क्या मिला था, -1/RL। इस माइनस को एक बार छोड़ देते हैं, केवल मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हैं। अगर मैग्नीट्यूड, क्योंकि माइनस को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी तो अपने आप वैल्यू नेगेटिव में तो आ ही रही है। लेकिन अब हमारे पास RL की वैल्यू क्या हो गई, घट गई, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्लोप बढ़ने से ये लाइन ऐसे चली जाएगी थोड़ी-सी। तो एसी लोड लाइन कब कहलाती है, जब हम सिग्नल अप्लाई करते हैं और आउटपुट में हम कोई दूसरा सर्किट अटैच कर देते हैं। तो देखो डीसी लोड लाइन की बजाय ये देखो स्लोप थोड़ा-सा बढ़ गया है, tan थीटा बढ़ गया है, तो आर यहाँ पर देखो वीसीसी अपॉन आरएल है, ये पॉइंट देखो। 1 मिनट में थोड़ा-सा इसको क्लीन करके फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिल रहा था? वीसीसी अपॉन आरएल मिल रहा था। अब हमारा आरएल क्या हो चुका है? डिक्रीज़ हो चुका है। तो जैसे ही आरएल डिक्रीज़ होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अब जो लाइन हमें मिलेगी, वो यहाँ पर नहीं काटेगी, बल्कि ऊपर कहीं पर काटेगी। तो जो रेड वाली लाइन है, वो हम कहते हैं एसी लोड लाइन, यानी कि सिग्नल की एब्सेंस में जो लाइन मिलती है, उसे डीसी लोड लाइन कहते हैं, और सिग्नल की प्रेजेंस में जो लाइन मिलती है, उसे हम एसी लोड लाइन कहते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस हो चुका है। डिफरेंस के बाद हम समझते हैं कि हम यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये डीसी लोड लाइन या एसी लोड लाइन जो भी है, ये इन सारे ग्राफ को किसी न किसी पॉइंट पर कट कर रही है। तो जैसे ये देखो यहाँ पर कट कर दिया, फिर ये नंबर यहाँ पर कट हो गया, फिर ये कट हो गया, फिर यहाँ पर कट हो गया, फिर यहाँ पर कट हो गया, फिर एसी लोड लाइन की बात कर रही हूँ मैं फिलहाल ना यहाँ। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को बोलते हैं क्यू पॉइंट्स। ओके, इन पॉइंट्स को बोलते हैं, सॉरी, इन पॉइंट को बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। क्यू पॉइंट एक स्पेशल केस है इसका, वो क्यों होता है बताती हूँ अभी। तो इन्हें कहते हैं प्रचालन बिंदु या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट। तो प्रचालन बिंदु की डेफिनिशन क्या होगी कि पर्टिकुलर आईबी की वैल्यू के लिए, आईबी की हर ग्राफ के लिए आईबी की वैल्यू फिक्स है, तो फिक्स आईबी के लिए लोड लाइन और आउटपुट ग्राफ एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रचालन बिंदु या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट। जब हम कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो अवस्था कौन-सी होती है? शांत अवस्था होती है। शांत को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूसेंट स्टेट, ठीक है? तो शांत अवस्था में जो हमारी लोड लाइन है, वो जहाँ पर भी ग्राफ को काटेगी, उस पॉइंट को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं। तो वो भी ऑपरेटिंग पॉइंट, लेकिन वो बिना सिग्नल के एप्लीकेशन के है, यानी कि जब हमने सिग्नल अप्लाई नहीं किया है, तब जो हमारा प्रचलन बिंदु होगा, उसको हम सिंपल क्या नाम देते हैं? क्यू पॉइंट नाम देते हैं, क्योंकि वो शांत अवस्था में है और शांत अवस्था की स्पेलिंग क्यू से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इस पॉइंट का नाम रख देते हैं क्यू पॉइंट। ओके, तो आपको आई होप क्लियर है प्रचालन बिंदु कहाँ होंगे? हर आईबी की वैल्यू के लिए लोड लाइन आउटपुट ग्राफ को जिन-जिन पॉइंट्स पे काटेगी, वो सभी पॉइंट्स प्रचालन बिंदु कहलाते हैं। लेकिन अगर हमने सिग्नल अप्लाई नहीं किया है, हम शांत अवस्था की बात कर रहे हैं, तो वो उसी पॉइंट पर जो प्रचालन बिंदु होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, वही किसका रोल प्ले करेगा? क्यू पॉइंट का, या शांत बिंदु भी उसे कहते हैं। अब शांत बिंदु, ये जो क्यू पॉइंट है, क्योंकि हमने कहा है कि ट्रांजिस्टर हमेशा कैसा रहना चाहिए हमारा, एक्टिव रीजन के अंदर रहना चाहिए। सो एक्टिव रीजन में क्या होता है कि जब हम सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो सिग्नल अप्लाई करने से क्या होता है कि आईबी की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होने लग जाती है। अब ये वैल्यू कैसे फ्लक्चुएट होती है, अभी मैं बताती हूँ थोड़ा-सा आपको। तो इस ग्राफ को आप एक बार फिर से देखिए एक बार, ठीक है?
तो नॉर्मली जो क्यू पॉइंट है वो हमेशा मिड में रखा जाता है, किसके? एक्टिव रीजन के। एक्टिव रीजन ये पूरा रीजन है यहाँ पे। एक्टिव रीजन के आप देखो ये वाला पॉइंट, ये सबसे मिड में है। तो ये आईबी की किस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है? 60 माइक्रो एम्पियर। तो 60 माइक्रो एम्पियर के करस्पॉन्डिंग जो क्यू पॉइंट हमें मिल रहा है, वो बिल्कुल एक्टिव रीजन के बीचों-बीच है। अब इसको बीचों-बीच क्यों रखा जाता है? एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम यहाँ पर सिग्नल अप्लाई करते हैं, ठीक है? सपोज़ हमने यहाँ पर कोई एसी सिग्नल दे दिया। एसी सिग्नल की प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर एसी सिग्नल जैसे ही देंगे वो किसको इम्पैक्ट करेगा? आईबी करंट को। तो आईबी करंट में फ्लक्चुएशन होगा। अभी सपोज़ करो आईबी 60 माइक्रो एम्पियर है और मान लीजिए फ्लक्चुएशन कितने का हो रहा है? प्लस माइनस 20 माइक्रो एम्पियर का हो रहा है। तो जैसे ही एसी का ये वाला पोर्शन होगा, अपर हाफ साइकिल होगा, तो प्लस 20 माइक्रो एम्पियर और ऐड हो जाएगा। तो सिग्नल कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 होते ही आपका क्यू पॉइंट यहाँ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि वो तो आईबी वाले ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है। सो ये जो पॉइंट है वो यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, ओके? और फिर जब एसी का दूसरा हाफ साइकिल आएगा, लोअर हाफ साइकिल आएगा, तो माइनस 20 माइक्रो एम्पियर होगा। तो 60 में से और घटा दो, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो आपका जो क्यू पॉइंट है वो स्लिप होके नीचे आ जाएगा। सो जब एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो आईबी के अंदर फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, जिससे कि क्यू पॉइंट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। हम चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव रीजन में ही बना रहे, वो कभी भी सैचुरेशन में या फिर कट ऑफ में ना जाए। अगर हमारा क्यू पॉइंट बीचों बीच ना हुआ, सपोज करो ऊपर हो गया, यहाँ पर हमारा अगर क्यू पॉइंट हो जाता है, तो फ्लक्चुएशन से चांसेस हैं कि वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा और सैचुरेशन में जाते ही ट्रांजिस्टर जो होता है वो एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करता है। ऐसे ही अगर क्यू पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, तो यहाँ लेने के बाद जब उसमें ऊपर वाला फ्लक्चुएशन होगा तब तो वो एक्टिव रीजन में रहेगा, लेकिन जब लोअर वाला फ्लक्चुएशन होगा तो वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। यही रीजन है कि शांत अवस्था में जो क्यू पॉइंट होता है उसको ट्रांजिस्टर के एकदम बीचों बीच मिड में रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि क्यू पॉइंट को हमेशा सेंटर में क्यों रखते हैं एक्टिव रीजन के? तो आप उसका जवाब में यही लिखेंगे कि जब एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो फ्लक्चुएशन की वजह से आईबी करंट चेंज होती है और उस वजह से फ्लक्चुएशन की वजह से वो सैचुरेशन में या कट ऑफ में जा सकता है अगर उसे बाउंड्री पे रखा जाए। पर अगर बीचों बीच रखेंगे तो फ्लक्चुएशन होने के बाद भी वो एक्टिव रीजन में ही बना रहेगा। अब क्यू पॉइंट डिसाइड किस वैल्यू से होता है? क्यू पॉइंट की वैल्यू सीधी-सीधी किससे डिसाइड हो रही है? आईबी की वैल्यू, क्योंकि आईबी 120 है तो क्यू पॉइंट यहाँ पहुँच गया, आईबी 80 है तो क्यू पॉइंट यहाँ पहुँच गया। तो क्यू पॉइंट को बीचों-बीच रखने के लिए हम आईबी करंट को कंट्रोल करते हैं और आईबी करंट को कंट्रोल कैसे करते हैं? तो आईबी करंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ठीक है? ये पॉइंट देखो और ये पॉइंट देखो, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है अपन ने? वीबीई से, ओके? इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वीबीई है और अगर देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वीबीबी माइनस आईबीआरबी। तो जो इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने आउटपुट लूप के लिए लिखी थी, वही अपन क्या लिख सकते हैं? सो वीबीबी माइनस आईबीआरबी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वीबीई को। यहाँ से अगर अपन आईबी की वैल्यू निकालें तो देखो ये इक्वेशन है, इससे अगर आईबी की वैल्यू निकालें तो आईबी की वैल्यू आती है ये। नॉर्मली जो वीबीई की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू द बाइसिंग वोल्टेज, तो इसकी वैल्यू होती है ये। तो हम आरबी की वैल्यू चेंज करके और बाइसिंग बैटरी की वैल्यू चेंज करके हमें जो आईबी की करंट चाहिए हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और जहाँ हमारी मर्ज़ी हो वहाँ हम क्यू पॉइंट को प्लेस कर सकते हैं। सो ये सारा कांसेप्ट था डीसी लोड लाइन का, एसी लोड लाइन का, ऑपरेटिंग पॉइंट का, क्यू पॉइंट का और उसको बीच में बीचों-बीच क्यों रखते हैं उसका।